हम जो चैप्टर देख रहे हैं उसका नाम है कि व्हाट बुक्स एंड बरियल टेल्स अस। तो इसमें हमने ऑलरेडी मार्क कर रखा है, जो चीज़ें हमको पढ़नी है वो ऑलरेडी मार्क्ड है इसके अंदर, या फिर मैंने हाईलाइट कर रखी हैं। तो बस उन हाईलाइट वाली चीज़ें उनको देखना है। व्हाट बुक्स एंड बरियल टेल्स अस। बुक्स एंड बरियल्स क्या बताती हैं हमको। तो शुरुआत कर रहा है वेद से कि देयर आर 4 वेद, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। और जो सबसे ओल्डेस्ट वेद है वो ऋग्वेद है, जो कि कब लिखा गया था, 3500 ईयर्स अगो, 3500 साल पहले। अब ऋग्वेद के अंदर बहुत सारे हिम्स हैं, हिम्स या फिर कह सकते हैं प्रेजेस हैं भगवानों के लिए, जिन्हें हिम्स बोलते हैं। हिम्स को ऋग्वेदिक टर्म में बोला गया है सुक्ता या सुक्ता। तो सुक्ता क्या है, हिम्स ही है। सुक्ता को संस्कृत में बोला जाता है और इंग्लिश में से बोला जाता है हिम्स। और ये जो सुक्ता हैं ये किसके लिए लिखे गए हैं, ये बड़ाई में लिखे गए हैं, प्रशंसा में लिखे गए हैं गॉड्स एंड गॉडेसेस के। 3 इंपॉर्टेंट गॉड्स हैं ऋग्वेद में। अग्नि फायर के देवता, इंद्र वॉरियर गॉड, सोम, सोम प्लांट गॉड हैं जिनसे एक स्पेशल ड्रिंक बनाई जाती थी। तो अग्नि, इंद्र, सोम, ये 3 इंपॉर्टेंट गॉड्स हैं। अग्नि देवता, इंद्र देवता एंड सोम देवता। ये जो हिम्स हैं, हिम्स किसने बनाई थी, किसने प्रिपेयर करी थी, ऋषिज ने या फिर सेजेस ने प्रिपेयर करी थी। जो भी हिम्स हैं, ज़्यादातर सारी नहीं, ज़्यादातर जो हिम्स हैं वो बनाई थी और उनको याद करते थे पुरुष लोग, लेकिन कुछ वुमेन ने भी बनाई थी। तो हम कह सकते हैं ऋग्वेद के अंदर जो हिम्स या सूक्ता बनाए गए हैं वो दोनों ने बनाए हैं, मेन एंड वुमेन दोनों ने, सिर्फ मेन ने नहीं बनाए हैं। और ऋग्वेद जो लिखा गया है वो ओल्ड वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। जो अभी संस्कृत हम यूज़ करते हैं वो थोड़ी सी अलग है, वैदिक संस्कृत अलग है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं तो संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस का एक ब्लू बॉक्स दे रखा है। तो संस्कृत पार्ट है लैंग्वेजेस की फैमिली का, मतलब बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं अगर वो सिमिलर होती हैं तो इनको एक फैमिली माना जाता है। तो संस्कृत एक फैमिली का पार्ट है, जैसे बोलते हैं इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। उसके अंदर और भी भाषाएं आ जाती हैं, जैसे आसामी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पर्शियन, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश। तो ये जो सारी भाषाएं हैं वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ तरीके से सिमिलर हैं, तो इनको एक ही फैमिली में रखा गया है और इसलिए इस फैमिली का नाम रखा गया है इंडो यूरोपियन फैमिली लैंग्वेज। एग्जाम्पल दे रहा है वो, जैसे मात्र संस्कृत शब्द है, माँ हिंदी शब्द है, मदर इंग्लिश शब्द है। तो जो माँ का प्रयोग हो रहा है वो तीनों भाषाओं में हो रहा है, तो एक सिमिलर लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है। उसके बाद में नेक्स्ट कुछ बता रहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो फैमिली है लैंग्वेजेस की उसको बोलते हैं तिब्बतो बर्मन फैमिली। बर्मन मतलब म्यांमार वाली, तिब्बतो बर्मन फैमिली। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये द्रविडियन फैमिली की है। झारखंड में जो कर बात करें, छत्तीसगढ़ में बात करें, जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं संथाली वगैरह, वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करती है। तो ये थोड़ा बहुत यहाँ दे रखा है। अब अगर उसके नीचे आए तो लिखा है ऋग्वेद वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड। जो ऋग्वेद था वो बोला जाता था और सुना जाता था। इस तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ये पास ऑन होता था। कोई लिखावट नहीं होती थी ऋग्वेद की, लिखा बहुत ज़्यादा बाद में गया है, लेकिन शुरुआती पीढ़ी जो थी, शुरुआती शताब्दियों में बहुत सारे सालों तक ऋग्वेद बोल के याद करके ही अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र किया जाता था। उससे उस टाइम पे लिखावट नहीं होती थी या फिर प्रिंटेड बुक्स नहीं होती थी। जो प्रॉपर प्रिंटेड बुक्स आई हैं वो 200 साल पहले ही आई हैं, ठीक है। और 200 साल पहले कब, कॉलोनियल एरा में, जब पुर्तगीज़ आए, ब्रिटिशर्स आए, तब आए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हाउ हिस्टोरियंस स्टडी ऋग्वेदा। हिस्टोरियंस कैसे स्टडी करते हैं ऋग्वेदा को।
तो सम ऑफ द हिम्स इन ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। तो बहुत सारी जो हिम्स या सूक्ता हैं ऋग्वेद के अंदर वो डायलॉग के फॉर्म में, मतलब कोई ऋषि किसी गॉडेसेस से बात कर रहे हैं या फिर कोई ऋषि किसी गॉड से बात कर रहे हैं या दो गॉड आपस में बात कर रहे हैं, तो इस फॉर्म में लिखे गए हैं सूक्ता। एक एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी वालों ने, अ डायलॉग बिटवीन विश्वामित्र एंड टू रिवर्स। विश्वामित्र जो एक ऋषि थे वो बात कर रहे हैं दो नदियों से, ब्यास और सतलज से। ठीक है, ये डायलॉग्स के बारे में है। और अब नीचे वाले पेज पे आ जाते हैं तो उसमें एक मैन्यूस्क्रिप्ट पे ऋग्वेद लिखा हुआ है। तो ये कब लिखा गया था? 150-200 साल पहले ही लिखा गया था ये। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट कैसे बनती थी? हाथ से लिखा जाता था, किस पे? या तो पाम के पत्तों पे या फिर एक बिर्च होता है पेड़, बिर्च की छाल पे लिखा जाता था। तो ये कश्मीर में मिला है, ये जो फोटो दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। अब विश्वामित्र और नदियों के बीच में क्या संवाद हुआ वो भी दे रखा है, अलग से एक पैराग्राफ बना के, बॉक्स बना के, येलो बॉक्स के अंदर, विश्वामित्र एंड द रिवर्स। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने अंडरलाइन कर रखी हैं, हाईलाइट कर रखी हैं। तो विश्वामित्र कहते हैं कि ओ सिस्टर्स, सिस्टर्स यानी गॉडेसेस को कह रहे हैं कि सिस्टर्स प्लीज़ मेरी बात सुनिए, आपका जो पानी है, यानी ब्यास और सतलज नदी से कह रहे हैं वो, कि आपका जो पानी है ना वो हमारे जो तट है उससे ऊपर ना आए प्लीज़, जिससे हम अच्छे से सेफली क्रॉस कर पाएँ। आप ऐसा मतलब इस तरीके से ही मूव कीजिए, बाढ़ ना आए, बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो हमको, प्लीज़ आप इसका ध्यान रखिए। विश्वामित्र कह रहे हैं दो नदियों से, और नदियाँ कह रही हैं कि हाँ ठीक है, हमने आपकी प्रार्थना सुनी है और हम कहते हैं कि हाँ आप आराम से सेफली क्रॉस कर सकते हैं। तो इस तरीके की संवाद लिखा हुआ है ऋग्वेद के अंदर। और जहाँ पे सेज रहते थे, सेज लिव्ड इन अ सोसाइटी वेयर हॉर्स काउज वर वैल्यूड एनिमल्स। तो विश्वामित्र जिस सोसाइटी में रहते थे वहाँ पे काउज और हॉर्स को बहुत ज़्यादा मूल्यवान माना जाता था या फिर वैल्यूड एनिमल माना जाता था। अब उसी येलो बॉक्स में ही नीचे जहाँ मैंने मार्क कर रखा है, अदर रिवर्स स्पेशली इंदस यानी सिंधु नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं और सरस्वती, उनका बहुत ज़्यादा व्याख्यान हुआ है या फिर उनका नाम आया है हिम्स या सूक्ताज में। इंदस ट्रिब्यूटरीज सरस्वती जी का या सरस्वती नदी का, लेकिन गंगा और यमुना का नाम सिर्फ एक ही बार लिया गया है ऋग्वेद में। तो ये ध्यान रखना, गंगा एंड यमुना वॉज नेम्ड ओनली वंस इन ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर गंगा यमुना की जो बात है वो एक ही बार कही गई है, बाकी और नदियों को बार बार जिक्र किया गया है, लेकिन गंगा यमुना सिर्फ एक ही बार जिक्र हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कैटल हॉर्सेस चैरियट्स। कैटल हॉर्सेस एंड चैरियट्स वाले पैराग्राफ को नेक्स्ट। तो बहुत सारी प्रेयर्स लिखी गई हैं ऋग्वेद के अंदर, किसके लिए? कैटल, चिल्ड्रन स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेस के लिए। कैटल के लिए, बच्चों के लिए और घोड़ों के लिए, यानी ये तीनों इम्पॉर्टेंट थे वहाँ के लोगों के लिए या फिर ऋग्वैदिक लोगों के लिए। अब प्राइमरली जो युद्ध होते थे, प्राइमरी युद्ध होते थे किसके लिए? कैटल को कैप्चर करने के लिए, गौवंश को कैप्चर करने के लिए। बैटल्स वर ऑल्सो फॉट फॉर द लैंड, एंड ज़मीन के लिए भी होते थे, लेकिन ज़मीन से ज़्यादा कैटल इम्पॉर्टेंट थी। ठीक है, कुछ कुछ बैटल्स वाटर के लिए भी होते थे और लोगों को पकड़ने के लिए भी होते थे, कैप्चर पीपल। फिर जो युद्ध के बाद में वेल्थ मिलता था उसको लीडर रखते थे, जो उस ट्राइब के लीडर होते होंगे, और कुछ को प्रीस्ट को दिया जाता था, चीफ जो पुजारी होता था उसको, और जो बाकी जो बचता था उसको लोगों के बीच में बांट दिया जाता था। तो लीडर, प्रीस्ट एंड रेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल या पब्लिक। अब जो वेल्थ था उससे यज्ञ कराए जाते थे, यज्ञ में ऑफरिंग की जाती थी। ऑफरिंग मतलब एक तरीके से देवताओं को कुछ चीज़ समर्पित की जाती थी, देवी या देवताओं को,
यज्ञ कुंड होता था। यज्ञ कुंड में जैसे अग्नि होती है, अग्नि के अंदर हम पूड़ी देते हैं, लौंग देते हैं, चावल देते हैं। तो हम ये मानते हैं कि अग्नि के अंदर अगर वो चावल चले गए, दैट मीन्स हमने समर्पित कर दिए वो चावल देवी देवताओं को। सिमिलरली घी, ग्रेन, कुछ कुछ केस में कुछ कुछ एनिमल्स की भी बलि दी जाती थी। फिर कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी। उसके नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में देखो तो नो रेगुलर आर्मी। रेगुलर आर्मी का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसे नहीं थी कि 24 घंटे कोई आर्मी तैनात रहती थी या फिर परमानेंटली किसी को जॉब दे रखी थी आर्मी सोल्जर की। जब ज़रूरत पड़ती थी तो वो जो नॉर्मल लोग थे जो खेती बाड़ी करते थे वही सेना में शामिल हो जाते थे। जब ज़रूरत नहीं होती थी तो वो नॉर्मल काम करने लगते थे अपने। ठीक है। और ज़्यादातर जो लीडर्स होते थे वो वही होते थे जो ज़्यादा ब्रेव होते थे, स्किलफुल वॉरियर्स होते थे। अब वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, क्या क्या शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए। प्रीस्ट, प्रीस्ट को ब्राह्मण बोला गया है जो कि बहुत सारे रिचुअल्स या फिर पूजा वगैरह करते थे। फिर राजा थे एक, मतलब दूसरा शब्द जो यूज़ किया गया ज़्यादा बार वो राजा। राजा आजकल के राजाओं जैसे नहीं थे, उनके पास कोई कैपिटल सिटी नहीं था, कोई बड़ा पैलेस नहीं था, बस वो लीडर थे। एक गांव में अगर कोई लीडर है तो उसे राजा मान लिया गया, ज़रूरी नहीं है उसका कोई महल वगैरह हो। और राजा के पास कोई पावर नहीं थी टैक्स कलेक्ट करने की। टैक्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वॉलेंटरली अगर लोग कुछ देना चाहें राजा को तो वो दे सकते थे, उसे बलि बोला जाता था, क्योंकि हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं। और उस समय हेरिडिटरी पोस्ट नहीं होती थी, यानी राजा का बेटा ही राजा नहीं बनता था, ऑटोमेटिकली सक्सीड नहीं करता था, उसको अपनी चीज़ प्रूव करनी पड़ती थी लोगों के सामने। तो सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड। अब दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं कम्युनिटी, समाज को दर्शाने के लिए। तो एक शब्द था जन, एक था विश। जन अभी भी बोलते हैं कि समाज के जितने भी बड़े बड़े जन हैं, प्रबुद्ध जन, जन मतलब लोग। तो कम्युनिटी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है ऋग्वेद में वो है जन या फिर विश। दोनों एक ही हैं, मतलब दोनों एक ही, एक तरीके से पानी और जल दोनों पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। सिमिलरली जन और विश दोनों ही पर्यायवाची हैं कम्युनिटी के। ठीक है, विश से ही वैश्य बना है। ठीक है, वैश्य समुदाय कौन होता है? वैश्य समुदाय वो होता है जो ट्रेडिंग वगैरह करता है, वो वाला वर्ड। फिर हमको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिले हैं जिसके साथ में जन शब्द का प्रयोग किया गया है। पुरुजन, पुरुजन मतलब ऐसी कम्युनिटी जो अपने आप को पुरु बोलती है। फिर भारत जन, भारत यानी जो भरत राजा थे उनकी जो कम्युनिटी होगी उसको बोला जाता होगा भरत जन। यदुजन, यदुवंश वाले जो थे उनको यदुजन बोला जाता था। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब डू एनी ऑफ दीज नेम्स साउंड फेमिलियर के बाद में जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, पीपुल हु कंपोज द हिम्स, लोग जिन्होंने हिम्स या सूक्ता बनाए उन्होंने खुद को बोला आर्य। एंड उन्होंने अपने अपोनेंट्स को बोला दासा या दस्यु। तो जिन लोगों ने ऋग्वेद लिखा उन्होंने अपने आप को बोला आर्य, और जिनके खिलाफ वो थे उनको उन्होंने संबोधित किया दास या फिर दस्यु से। बाद में जो दास शब्द है वो स्लेव के लिए यूज़ होने लगा। उस टाइम पे यूज़ नहीं होता था स्लेव के लिए, लेकिन बाद में ये जो दास शब्द है वो स्लेव को नोटिफाई करने के लिए यूज़ होने लगा। अब ऋग्वेद है, ऋग्वेद कहाँ लिखा गया था? तो ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यानी वही सिंधु रीजन, इंडस के आसपास वाला रीजन है, वहीं पे लिखा गया होगा ऋग्वेदा। ठीक है, अब नेक्स्ट है साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ। अब मेगालिथ्स की बात कर रहा है। मेगालिथ्स हमने ऑलरेडी देख चुके हैं हम अपने नोट्स में। मेगालिथ्स क्या है? ऐसी बरियल साइट है जहाँ पे बड़े बड़े स्टोन्स मिलते हैं, उसे मेगालिथ बोलते हैं। ठीक है, तो लिटरली बिग स्टोन्स, बहुत बड़े बड़े स्टोन्स जिनको अरेंज किया गया है बरियल साइट्स पे जहाँ पे लोगों को दफनाया गया है, उसे बोलते हैं मेगालिथ।
और ये लगभग कब हुआ था? 3000 साल पहले, यानी जब ऋग्वेदिक पीरियड, अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड चल रहा था, उसके बाद में ये सब हुआ है। और ये कहाँ हो रहा था? ये वहाँ नहीं हो रहा था जहाँ पे ऋग्वेद वाले लोग रह रहे थे, ये थोड़ा दूर हो रहा था। कहाँ पे? डेक्कन में, डेक्कन प्लेट्यू, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, कुछ जगह कश्मीर में हमें दिखा है। ठीक है। मेगालिथ्स सरफेस पे भी होते थे, अंडरग्राउंड भी होते थे। कहने का मतलब ये है कि जो पत्थर हैं, एक इंसान को दफना दिया, दफनाने के बाद में मिट्टी डाल दी और सरफेस पे भी पत्थर रख दिया, ये सरफेस मेगालिथ है। एक अंडरग्राउंड मेगालिथ होता है। अंडरग्राउंड मेगालिथ मतलब जब किसी को दफनाया उसके साथ में ही पत्थर भी अंदर ही डाल दिया, ग्राउंड के अंदर, तो वो अंडरग्राउंड मेगालिथ। तो मेगालिथ दोनों तरीके थे, सरफेस भी था, अंडरग्राउंड भी था। हो सकता है किसी किसी जगह सर्कल बनाया गया हो स्टोन से रखे हुए, जैसे अगर तुम देखो, हम लोग देखेंगे कि जो पिक्चर दे रखी है, तो वहाँ पे सरफेस पे ही सर्कल बना रखा है बड़े बड़े स्टोन से। ऐसा भी हो सकता है सर्कल ना बना के एक बड़ा ही स्टोन रख दिया जाए। तो किसी भी तरीके से हो सकते थे मेगालिथ्स। अब मेगालिथ्स के कुछ कॉमन फीचर थे। कॉमन फीचर क्या थे? कि जो डेड हैं उनके साथ में कुछ पॉट रखे जाते थे, कुछ घड़े वगैरह रखे जाते थे या बर्तन रखे जाते थे। किसके बने हुए? मिट्टी के ही, लेकिन उसका कलर कैसा होता था? ब्लैक एंड रेड। ब्लैक बाहर से, रेड अंदर से। तो ब्लैक एंड रेड वेयर होता था। इन मटकों में कुछ खाना सामान वगैरह वो मेगालिथ के साथ में, बरियल के साथ में रख दिया जाता था, क्योंकि ये लोग मानते थे कि लाइफ आफ्टर डेथ होती है। बहुत जगह हमको आयरन के वेपन्स मिले हैं। आयरन हमें पता है, आयरन्स लेके आए थे, क्योंकि ये मेगालिथ आयरन्स आने के बाद की बात कर रहा है। अलग अलग जगह, साउथ इंडिया में, कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, तो आयरन वहाँ पे भी यूज़ होने लगा था। और कुछ कुछ वेपन्स भी मिले हैं हमको आयरन के। किसके साथ? जो लोग मर गए उनके साथ। हो सकता है ये मानते होंगे कभी ज़िंदा हो तो उनको कभी ज़रूरत पड़ी वेपन्स वगैरह की। हॉर्सेस के स्केलेटन मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, ये सारी चीज़ें मिली हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। फाइंडिंग आउट अबाउट द सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस थे या नहीं? हाँ थे, बिल्कुल। किसी किसी को बहुत ज़्यादा बड़ा मेगालिथ मिला था, किसी को छोटा पत्थर मिला था, किसी की बरियल साइट पे हमको ऑर्नामेंट्स मिले हैं, किसी की साइट पे हमें नहीं मिले हैं। तो हमको ये पता लगता है कि कुछ पैसे वाले थे, कुछ पैसे वाले नहीं थे, कुछ रिच होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ स्टेटस में ऊपर होंगे, कुछ स्टेटस में नीचे होंगे। और फिर कह रहा है वर सम बरियल स्पॉट्स मीन फॉर सर्टेन फैमिलीज। कभी कभी कुछ बरियल स्पॉट्स हमको ऐसे मिले हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग एक ही जगह दफन हैं, तो ऐसा माना जाता है कि हो सकता है फैमिली के लोग धीमे धीमे जब मरते होंगे तो उसी एक जगह पे दफनाए जाते होंगे। तो हो सकता है कि मेगालिथ में फैमिली बरियल भी होता होगा, यानी एक जगह डिसाइड कर ली यहीं पे सारे फैमिली मेम्बर्स बरी होंगे जैसे जैसे वो मरते जाएंगे। तो ये भी हो सकता है। फिर स्पेशल बरियल एट इनम गांव। इनम गांव एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पे मेगालिथ बरियल का एग्जाम्पल आता है, क्योंकि ये डेक्कन में है, महाराष्ट्र डेक्कन में है, तो इसलिए इनम गांव का जिक्र होता है। तो यहाँ पे एक रिवर बहती है, रिवर घोड़, GHOD। ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया है कि जो एडल्ट्स हैं उनको ग्राउंड में बरी कर दिया था। उनका हेड यानी जो सर था वो तो नॉर्थ की साइड था। ऑब्वियसली अगर सर नॉर्थ की साइड है तो पैर साउथ की साइड होंगे। ठीक है ना। और यहाँ पे जो हाउसेस थे, घरों के अंदर ही बरियल था, मतलब जो लोग रहते थे जिन घरों में, उसी घर के अंदर ही दफना देते थे। तो इनम गांव के अंदर एक स्पेशल चीज़ थी। मेगालिथ यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी स्टोन का यूज़ किया गया है, लेकिन इनम गांव में एक स्पेशल चीज़ ये थी कि यहाँ जिस घर में लोग रहते हैं उसी घर में लोग दफना रहे थे लोगों को। और यहाँ पे फूड वाटर वगैरह रख दिया जाता था उनकी कब्र के अंदर या फिर बरियल साइट के अंदर। ठीक है। तो ये है इनम गांव का स्पेशल फीचर कि अपने घर के अंदर ही दफना देना। मेगालिथ बाकी जगह बाहर की तरफ दफना रहे थे, घर के अंदर नहीं दफना रहे थे, लेकिन इनम गांव के अंदर अपने घर में ही दफना रहे थे। ये एक अलग फीचर है। और इनम गांव के अंदर एक घर मिला है जहाँ पे एक मैन बरीड था और बहुत सारे जार रखे हुए थे उसके पास में। और उस हाउस में एक ग्रैनरी भी थी जहाँ पे
ग्रेन्स वगैरह स्टोर रहते हैं, ये सारी चीज़ें। अब व्हाट स्केलेटल स्टडीज़ टेल अस, स्केलेटल स्टडीज़ हमको क्या बताती हैं। उसके बाद में फिर व्हाट स्केलेटन स्टडीज़ टेल अस, ब्लू बॉक्स के अंदर कि स्केलेटन से हम क्या क्या जान सकते हैं। तो स्केलेटन से हम पता लगा सकते हैं कि कौन मेल था, कौन फीमेल था। उसके बाद में चरक संहिता की बात करी है कि चरक संहिता जो लिखी गई थी 2000 साल पहले, उसमें चरक जी ने बताया है कि ह्यूमन बॉडी में 360 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन अभी हमको पता है कि 206 हड्डियाँ होती हैं। लेकिन हो सकता है कि चरक जी ने हड्डियों के साथ साथ जो टीथ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, कार्टिलेजेस होते हैं, उनको भी काउंट किया हो, वो लिखा है। अब उसके बाद में ऑक्यूपेशंस एट इनम गाँव। इनम गाँव के अंदर कौन क्या क्या करता था। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि हमको सीड्स मिले हैं, वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट, पीस, सीसम, इन सब के। और कैटल मिली है, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांभर, ब्लैकबर्ग, एंटलोप, हेयर, मंगूस, ये सब। फ्रूट्स भी मिले हैं जैसे बेर, आंवला, जामुन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये भी मिले हैं। बेरीज भी कलेक्ट की जाती थी। तो इनम गाँव में ये सारी चीज़ें होती थी। अब बाकी और जगह एल्सवेयर नेक्स्ट में जो एक छोटा सा बॉक्स दे रखा है डॉट वाला, 3500 साल पहले ऐसे हमको साक्ष्य मिलेंगे चाइना के अंदर राइटिंग के एविडेंस हैं। यानी 3500 साल पहले चाइना में राइटिंग होती थी, लिखावट होती थी। किस पे लिखते थे वो लोग? एनिमल की बोन्स पे लिखते थे, उसे बोलते थे ओरेकल बोन्स। और ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के काम आती थी। किंग्स लोग कुछ लिखवाते थे बोन्स पे, और वो बोन्स को फायर में डाला जाता था। जब वो चटक जाती थी, उसके बेसिस पे कुछ लोग प्रेडिक्ट करते थे फ्यूचर को। और चाइनीज़ लोगों को आयरन का यूज़ नहीं पता था। तो ये हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया।